ये आज जो है इट इज़ क्लास 2। और जो क्लास 2 के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं, पहला ये दिस क्लास इज गोइंग टू बी इन 4th पार्ट। पहला पार्ट में क्या होगा, वी विल डिस्कस आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड सम क्वेश्चंस, है ना, जो जेई वर्कबुक की है, उसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर हम जीके के कुछ 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 6 8 जो भी मुझे मन करेगा, टाइम के ऊपर है। और लास्ट के जो पार्ट है उसके अंदर हम मैथमेटिक एप्टीट्यूड की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं बाकी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि अगर कुछ भी आप परचेज करना चाहते हैं तो बी आर्क वर्कबुक है, ये 470 की पड़ेगी विद डिलीवरी चार्जेस। इसी के ऊपर हमारे जो क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, इसी के ऊपर है, मतलब हम इसी को बेस मान कर पढ़ाई कर रहे हैं। नाटक तैयारी कर रहे हो, नाटक सेल्फ गाइड बुक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, 1100 की है, आपको ये मिल जाएगी। और तीसरा है क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके ये टोटल जो प्रिंटेड मटेरियल है, ये सब कुछ मटेरियल एक साथ इंक्लूड हो जाएगा विद मोर देन 8 मोर बुक्स। मॉक टेस्ट होंगे जिसमें 75+ मॉक टेस्ट हैं, और लाइव रिकॉर्डिंग पर वीडियो क्लासेस होती हैं, सुबह के टाइम क्लासेस होती हैं, वीक में 4 से 5 क्लासेस होती हैं, और रेगुलर क्लासेस अपनी रहती हैं। ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो, आप आराम से क्लासेस लगाओ, यूट्यूब पर इतना कंटेंट है आपके लिए। अगर आपने सब कुछ देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपके ये बोल दो सर नंबर मेरे अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए, गारंटी है। ठीक है। ओके, तो अब हम करते हैं लास्ट के जो पार्ट रहेगा उसके अंदर हम क्यू एन ए डिस्कस कर लेंगे, कुछ भी क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में हम उसको देख लेंगे। ठीक है। मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, और बच्चा ये वाला हर्षदीप 92। अच्छा, बात होगी हमारी, कोई नहीं, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अभी तक आपने टॉप व्यू के बारे में लास्ट वीडियो में देखा था कि टॉप व्यू का मतलब सिंपल है, अगर आप मान के चलो आप एक बर्ड हो और ऊपर से आप देख रहे हो तो कैसा लगेगा। ठीक है, उड़ते हुए जाओगे कैसा लगेगा, तो आपको सबकी जो छतें हैं वो दिखाई देंगी, या फिर कोई ट्रीज़ हैं उनकी कैनोपी दिखाई देगी, सिंपल सा पॉइंट है। ऐसे ही है, अगर मान लीजिए आप फ्लाई कर रहे हैं बर्ड की तरह, तो आपको इस तरह कुछ दिखाई देगा, उसी को बोलते हैं टॉप व्यू। ठीक है। अगर कोई अम्ब्रेला है तो आप ऊपर से कैसे दिखा देगा अम्ब्रेला, कोई कुछ भी चीज़ है आप देख सकते हैं उसको। ठीक है। तो अब तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि वी लिव इन 3D डायमेंशंस, और हम जब ड्राइंग बनाते हैं आर्किटेक्चर की वो 2D डायमेंशंस में होती हैं। तो हमेशा इसलिए हमें किसी भी टॉपिक कवर करने के लिए, किसी भी बिल्डिंग को, 3D ऑब्जेक्ट को एक से ज़्यादा ड्राइंग्स हमें चाहिए होती हैं। ठीक है। और तो अभी तक जो एलिवेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई बिल्डिंग है आपके पास, और उस बिल्डिंग को आप किसी भी डायरेक्शन से सामने की तरफ देख रहे हो, है ना। मैं इसको और इजी लैंग्वेज समझाता हूँ कि कोई आपके पास बिल्डिंग है, अगर इसको आप सामने से देखते हैं, इस पार्ट को देखते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एलिवेशन। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए बिल्डिंग का फ्रंट है तो आप फ्रंट बोल देंगे, ये हो जाएगा फ्रंट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये रियर, एलिवेशन। नॉर्मली ये वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर के अंदर ऐसे वर्ड से बेटर होता है कि डायरेक्शन वाइज करा जाए, क्योंकि लेफ्ट राइट डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन में फेस करके खड़े हुए हैं। तो हम लोग ये बोल देते हैं कि ये नॉर्थ एलिवेशन है, साउथ एलिवेशन है, बेटर वर्ड ये है, बाकी इंटरचेंजली इनको यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन सही तरीका तो यही है। ठीक है। एक चीज़ और है, आपको जितने भी हम आर्किटेक्चर ड्राइंग बनाते हैं, इतना याद रखिए, उसमें हम पर्सपेक्टिव इफेक्ट को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। मतलब क्या है, ऐसा समझते हैं, आपको आप कहीं पर जा रहे हैं और आपने रेलवे ट्रैक देखी है, तो रेलवे ट्रैक ऐसा कुछ देखने में लगता है, राइट, ऐसा कुछ लगेगा कि वन पॉइंट मर्ज हो रहा है, ये तो आप जानते हैं, पर्सपेक्टिव इफेक्ट आ जाता है। लेकिन जब भी आप इसका एलिवेशन या फिर सेक्शन बनाएंगे, तो हम ये वाला पार्ट जो पर्सपेक्टिव इफेक्ट आया है उसको हम हटा देंगे। इसका एलिवेशन कैसे बनना चाहिए, इसका सिर्फ एलिवेशन ऐसा ही बनेगा, ये नहीं होगा हम देखने में क्या लग रहा है। ठीक है। दूसरा तरीका ऐसा समझो, लेट्स से कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूँ आप लोगों के लिए। लेट्स से कि आपके पास एक ऐसी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना, जिसके यहाँ पर डोर्स लगे हुए हैं, ऐसा कुछ डोर्स हैं। जब उस बिल्डिंग के पास जाओगे तो इन रियलिटी आपको ऐसा नहीं दिखाई देगी बिल्डिंग, ये आपको बिल्डिंग कुछ इस तरह से लगेगी, ऐसा कुछ आपको शो होगी। क्यों? क्योंकि इसमें पर्सपेक्टिव इफेक्ट आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव मर्ज हो रही है। तो आपको जो व्यू आएगा, एक्चुअली व्यू आपको कुछ इस तरह से आएगा, आपको जो डोर्स हैं ये छोटे होते दिखाई देंगे जो दूर के हैं ना। लेकिन जब भी हम आर्किटेक्चर ड्राइंग बनाते हैं, उसके अंदर हम ये सब नहीं डालते। मतलब
पर्सपेक्टिव इफेक्ट आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन जब एलिवेशन बनाते हैं तो हम इसको पूरा का पूरा सेम कंसिडर करते हैं। आप चाहे यहाँ से देखोगे तो हाइट इज 3 मीटर, यहाँ पर भी 3 मीटर है, तो हम लोग ड्राइंग में नहीं बनाते हैं, ठीक है। सो जो पर्सपेक्टिव इफेक्ट आना चाहिए हम उसको इलिमिनेट कर देते हैं, पर्सपेक्टिव इफेक्ट का हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अब कोई बिल्डिंग कुछ भी हो, कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसमें हम पर्सपेक्टिव वाला पार्ट नहीं लेकर आएंगे। जैसे अब यहाँ पर है एलिवेशन है एक तरह से, ये एक्चुअली इट्स अ सेक्शन नॉट अ गुड एलिवेशन, लेकिन आप समझ सकते हो, ठीक है। दूसरा ये चीज़ होती है कि आपने देखा होगा जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं, प्लान एलिवेशन कुछ भी बनाते हैं, तो उसके अंदर हम लोग रेफरेंस देते हैं। क्या हुआ इसको, मेरे स्टाइल्स क्यों काम नहीं कर रहा। मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस देते हैं ह्यूमंस का या फिर प्लांट लगाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, कोई बता सकता है? क्या जरूरत है ह्यूमंस को दिखाने की? इसमें मत दिखाओ, ऐसे बना दो रूम का, या कोई ट्री क्यों लगा रखा है? कभी सोचा आपने इसके बारे में? क्वेश्चन रिपीट करिए। क्वेश्चन ये है कि जब हम कोई आर्किटेक्चर ड्राइंग बनाते हैं, लेट्स से कि इन दैट केस वी आर ड्राइंग एलिवेशन, सो व्हाई इन एलिवेशन वी शोज ह्यूमंस और अदर लाइक ट्रीज? क्या ज़रूरत है भाई, ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है प्लान में एलिवेशन। इससे हमें ये पता चल जाता है कि मतलब ह्यूमन की हाइट कितनी होती है, उससे हम मतलब उसके अकॉर्डिंग फ्लोर हाइट रखते हैं, ये सब चीजें। हाँ, द राइट वर्ड इज, आप जो बताना चाह रहे हो वो सही बताना चाह रहे हैं। और जो प्रिय रंजन तो ऑफकोर्स आपको पता ही होगा, प्रीति एंड मोहम्मद दिलशाद, इसके पीछे रीज़न है कि स्केल एंड प्रोपोर्शंस का जानकारी हो जाती है कि हमारी बिल्डिंग कितनी बड़ी है। अगर आप बुर्ज खलीफा बनाएंगे तो आप शायद ऐसा कुछ बनाएंगे और यहाँ पर छोटा दिखा देंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। अगर मैं ऐसा बना दूँ ह्यूमन तो आप समझ जाओगे ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो लाइक टू एलिवेशंस के लिए, स्केल प्रोपोर्शन का आइडिया देने के लिए, ठीक है। तो इसमें सिंपल है कि जब भी हम क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, आपको एक 3D फिगर दिया गया होगा, आपका एरर दिया एक एरो होगा जहाँ से आपको देखना होगा और आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, ये माना जाता है कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप इस डायरेक्शन देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी पैरेलल लाइंस हैं वो डायमेंशन कभी काउंट नहीं होगी, मतलब जो आपके परपेंडिकुलर हैं वो आपके पास वो दिख जाएंगी। तो हमें इसमें क्या दिखाई देगा, लाइक इट विल लुक लाइक दिस, ये आ जाएगा, फिर ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, उसके बाद आपको सारे करने हैं। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बस आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद हो जाता है इजी। ये वाला आना चाहिए। सिंपल सा मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में आप खड़े हुए हैं उसके परपेंडिकुलर जो फेस है वो आपको दिखाई देगा। जैसे आई थिंक मैंने फ्री एक ओरिएंटेशन क्लास ली थी, उसमें सब समझाया था क्रिकेट मैच से। लाइक मेरा तरीका थोड़ा अलग है कि ऐसा एग्जाम्पल देने का फ़ायदा रहता है जो बच्चे इजीली देख सकते हैं। अब एक बैट्समैन क्रीज से बाहर था या नहीं था तो उसके परपेंडिकुलर खड़ा होता है लेग एम्पायर, है ना। एलबीडब्ल्यू में क्या होता है, बॉलर के साइड में खड़ा होता है, उसको देखना है कि सामने आना चाहिए उसके। तो सेम थिंग है। तो अभी अपना मोबाइल फ़ोन में हाथ में ले लो और जल्दी से हम कुछ को डिस्कस कर लेते हैं जो मुझे लगेगा कि आपसे पूछना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, एंड जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 करो कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में इसका सही जवाब दो। टेक योर टाइम, इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन एरर हमसे तभी होते हैं जब हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं। राहुल, प्रियरंजन, दिया पांडे, अरव, अकरम, शिवांगी, आप आई थिंक डी कहना चाह रहे हैं, है ना। अच्छा ओके, सॉरी यार, मैंने क्वेश्चन पूरा शो ही नहीं किया आप लोगों को अभी, माई मिस्टेक। लेकिन अगर आपने ये बता दिया कि डी है, इसका मतलब आप उम्मीद कर रहे होंगे कि ये 3 नहीं है, तो सबसे बात है ना। मुझे ये तो नहीं पता कि सही क्या है, पर मुझे ये पता है कि गलत कौन से हैं। गुड, चलो तो ठीक है। जितने बच्चों को नए दिया, ये तो क्वेश्चन वैसे भी आपके लिए स्पेशल हो गया है क्वेश्चन ये। गुड, जिन बच्चों ने भी दिया है बहुत सही तरीके से, तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ये आपका, ये बिल्कुल स्टेप्स वाइज, ये एक सेकेंड, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था ना। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था, तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ गया। एक आप देखेंगे ये वाला पार्ट, तो इट इज़ हेयर। फिर हम लोग ये वाला देखेंगे, ये आपका यहाँ पर आ गया, और फिर ये वाला पार्ट आ गया इधर वाला, ये सीधा है। इजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर, चलो 6 बताओ। लेट्स ट्राई सॉल्व क्विक क्वेश्चन नंबर 6।
मेरी क्लास आज 7:30 पर, नॉट क्लास एक्चुअली, आई एम लर्निंग सम न्यू कॉन्सेप्ट, तो 7:30 पर मेरी एक वह सेमिनार ज्वाइन करनी थी मुझे। खैर, इसका भी है, राइट, आप कर लेंगे इसको, मैं उम्मीद करता हूँ आप कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन दैन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। चलो अनिकेत, दिया एंड श्रेया, रिया आनंद। क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आप कीजिए। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है सब बच्चे, जवाब आप लिखो इस चीज़ में, गलत भी आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मुबशरा का जो ऑप्शन जो बी आया है, इसका मतलब उनको बी में कन्फ्यूज़न है, तो हम सोल्व करेंगे उस बारे में। ठीक, गलती करोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं करना। देखो इसके अंदर मैं समझा देता हूँ कि आपको ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको जो परपेंडिकुलर ये वाला पार्ट इसके इस लाइन से है ना इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको ये वाला फेस दिखाई देगा डेफिनेटली, तो आपका ये वाला पार्ट आ गया। मैं थोड़ा सा थिन लाइन यूज़ करता हूँ, और आपको जो ये वाला है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये आपको दिखाई देगा बिल्कुल डेफिनेटली, ये पार्ट आपका यहाँ पर आया। हम जब इसको देखेंगे तो ये आपको रेक्टेंगुलर दिखाई देगा, है ना। ये तो कुछ आएगा ही नहीं, इस तरह से क्यों आएगा, तो ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। मोबश्रा, मैं आई थिंक सही नाम से आपको बुला रहा हूँ, अगर मैं गलत बुला रहा हूँ थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का, तो उसके लिए प्लीज़ मैं सोच लें, मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 करो। चलो वेरी गुड, मैं सही बुला रहा हूँ ना आपको, मुबशरा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन डी सही लग रहा है। कोई बात नहीं, बी डी बता रहे हैं ना आप, हाँ ठीक है, चैट में लिख दो, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए भी, उसमें सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे मुझे कि किसी का, अगर देखो सब क्वेश्चन जो जितने बच्चे होते हैं क्लास में, अगर वो किसी भी क्वेश्चन के सेम आंसर्स दे रहे हैं इसका और वो सही है, तो मुझे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो समझ पा रहे हैं। दिक्कत तब आती है जब कहीं कन्फ्यूज़न हो, तो ठीक है, एवरी वन इज़ एग्री ऑन ऑप्शन नंबर डी, तो वी बिलीव कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि अपनी क्लास में कुछ हुआ था इस क्वेश्चन के ऊपर, एक बच्चा था हमारा। हाँ, ये आप आज तक समझ पा रहे हैं ना इस क्वेश्चन को, अगर मैं थोड़ा जूम इन करूँ आपके लिए, जिनको नहीं आया है, तो ये कुछ इस तरह से है, ये आपका एलिवेशन इधर है, ये है एक पार्ट ऐसा है, तो ये आपका ज़्यादा निकला हुआ है, ये बीच में हाफ है इधर, है ना, तो ये पार्ट आपका इधर की तरफ है, ये यहाँ दिखाई देगा, फिर ये वाला पार्ट दिखाई देगा। उसके बाद जो ये जो है, अगर आप उसको देखेंगे फ्रंट में, यहाँ पर चला जाएगा इधर की तरफ। इसका मतलब क्या है, आपको ये वाला हाफ दिखाई देगा, है ना, और आपको ये वाला पार्ट भी आपका पूरा ये दिखाई देगा, और आपको ये वाला तो पार्ट ऑफ कोर्स आप कर ही लेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
दिलशद, द्वीपम, मोहम्मद हैबल, ऋषिकेश, प्रीति, रिया आनंद, शिवांगी प्रिया, मोहम्मद हैबल, अनिकेत। ठीक है ना। इसका तो आप सब लोग बोल रहे हैं तो यही होगा। मैं फिर बता देता हूँ। जो ये वाला पार्ट है थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, साथ में जाएगा। तो जो जो ये है, ये वाला पार्ट देखो, इन क्वेश्चन के लिए मैंने सेम तरीका बताया आपको। आप एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो। गलती ढूंढनी है सिर्फ कि कहाँ पर जो गलत है उसको हटाते चले जाओ। लास्ट में 2 ऑप्शन बचे होंगे, दोनों के अंदर मैच कर लो, जो आपको सही लगे वो करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे चले जाते या फिर उनकी रैंक अच्छी आ जाती, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दी, क्या बोलेंगे, सिली मिस्टेक, या फिर एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। उनको लगता है कि टाइम कम है, या टाइम को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट हैं। लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। पता होना चाहिए हमें कितना टाइम किस सेगमेंट के लिए देना है। ठीक है, चलो एक को 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट आवर जनरल नॉलेज पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5। दिया पांडे जी आप बी बता रहे हैं और बाकी बच्चे ए बता रहे हैं, तो थोड़ा देखो इसको भी। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि जो बच्चे बोल रहे हैं बाकी से अलग हो जाता है ना। तो प्रिया रंजन और अब बच्चे बी बोल रहे हैं, तो अब देखना पड़ेगा ये कि, और तो बहुत बच्चे हो गए बी वाले। जिन बच्चों ने ए दिया है बी दिया है, दोनों से कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ चेक करो एक बार। टाइम लगा लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सामरा इमाम बी। ठीक है, देखो इसका ये तो मुझे पता है कि एक को हम सोच भी क्यों रहे हैं, मतलब क्यों सोच रहे हो एक को भी, जब हम पता है कि ये यू लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा यू की तरह है, तो ये तो यू है ही नहीं ना, यहाँ लाइन क्यों आ रही है, हट सोचना ही क्यों है, एलिमिनेट करो, सिंपल। इतना टाइम नहीं है फालतू चीज़ों के लिए अपने लाइफ में। अगर लग रहा है कि मुझे सिंपल है, ये सी ये आना चाहिए, ये क्यों आ गया, हटाओ इसको। अच्छा ये तो कुछ, ये अगर ये वाला लेगेज कितनी बड़ी है तो छोटी क्यों आ गई है, ये भी हटाओ, नहीं है। ये तो सिंपल है, ऑप्शन बी या डी बचा। मेरा तरीका ये है, ऑप्शन बी बचा या डी बचा, दोनों के अंदर मैच कराओ। सब कुछ कॉमन है, एवरीथिंग इज कॉमन। लाइक यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 2 है, ये वाला पार्ट भी है, यहाँ पर फालतू लाइन आई हुई है, इनको चेक कर लो जाके, लाइन आएगी नहीं आएगी। ठीक है, जो गलती पहले करी अब मत करना एग्ज़ाम में। 1 साल खराब होता है बच्चों आपका, एक गलत 2 क्वेश्चन गलत होने से। आर्किटेक्चर के अंदर वैसे ही काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है और आपकी 5 साल की डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करो। मैं तो क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इन आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड। तो वैसे ही कंपटीशन होता है, 5 साल की डिग्री है, आप सोच कर देखो कि एक बाकी डिग्री 4 साल की है, आपकी 5 साल की डिग्री है, फिर स्टार्टिंग इनकम भी इतनी अच्छी नहीं है, ऊपर से आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज, आई एम जस्ट टेकिंग द रेफरेंस ऑफ द स्पेंड, द मनी यू स्पेंड एवरी ईयर। तो वहाँ पर भी चीज़ है। फिर अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो हॉस्टल खर्चा भी है, फिर आपके ट्रैवलिंग का भी खर्चा हो जाएगा, फिर आपके मटेरियल के ऊपर खर्चा हो जाएगा, फिर प्रिंटिंग खर्चा बढ़ जाता है ना। तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, केस स्टडीज, साइज स्टडीज़ जाओगे, फिर दोस्तों के साथ फ़ोन कॉल का खर्चा। तो इसलिए जो मेरा कॉलेज था, माय कॉलेज इज CCA, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। मेरे कॉलेज की फ़ी है वो है, जब दैट टाइम लाइक आज से 7 साल 8 9 साल पहले की बात है, 5000 पर सेमेस्टर। और अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आई थिंक उसकी 5400 रुपीज़ थी। और हॉस्टल के अंदर ऐसा नहीं था एक रूम में 4-5 लोग रह रहे हैं, 1 सिंगल रूम, 4x6 का रूम था। अ, तो आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ा रूम होता है। जो मेरा स्टूडियो इतना बड़ा ही रूम था, और सेपरेट बैल्कनी थी, और सिर्फ
5400 रुपये में था, सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। मल्टीप्लाई 2 कर देंगे आप तो आप समझ जाएंगे कि 11,000 समथिंग के अंदर पूरे साल की फ़ी थी इंक्लूडिंग योर हॉस्टल। उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, तो मेरा एक तरह से 55,000 के अंदर मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी। मतलब और तो खर्चे सबके कॉमन रहेंगे, लेकिन अब सोच कर देखो कि प्राइवेट कॉलेज में लेता तो 2 लाख रुपीज़, और आप मल्टीप्लाई 10 लाख रुपीज़। तो अगर एक अच्छा कॉलेज मिल जाता तो उसी दिन आप 10 लाख रुपये सेव कर लेते हो अपने या अपने पेरेंट्स के। ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, एक अच्छा कॉलेज होगा उसका मतलब क्या है कि द बेस्ट माइंड विल कम, है ना। पूरे इंडिया के जो अच्छे बच्चे होंगे वो आएंगे, तो आपका जो ओवरऑल माहौल बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। वहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें होती हैं, उनका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? अभी तक कुछ कन्फ्यूजन है एलिवेशन में? अक्षय गुप्ता आपने भी बताया, हाँ तो बी होगा, है ना। चलो चलो अब आते हैं हम लोग जीके के पार्ट पे। अभी तक हमने सिर्फ कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को लिख लो, है ना। बाकी मैं पीडीएफ तो शेयर तो नहीं कर सकता हूँ बिकॉज इट इज़ अवेलेबल फॉर द परचेज, लेकिन अगर आप करेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 में चलेगा। नहीं होता नोट्स बना के रखो ना, क्या दिक्कत है। मुझे यार थोड़ा बताओ कि हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, है ना। तो आज हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्लान्ड न्यू दिल्ली? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से किस आदमी ने न्यू दिल्ली का प्लान किया है? मतलब जो न्यू दिल्ली के आर्किटेक्ट्स हैं, राज रेवल, हरोड बेकर, दारा शिकोह या एडविन ल्यूटन? एडविन ल्यूटिन्स। है ना, वेरी गुड। तो बहुत सिंपल है, आपने सुना भी होगा न्यूज़ में आता है कि ल्यूटन्स मीडिया। ल्यूटन्स का मतलब उसी से कंपेयर करते हैं वे कि यार 4-5 चीज़ें याद कर लो। दिल्ली का आर्किटेक्ट क्या है, चंडीगढ़ का तो ऑफ कोर्स, अगर आप इतना फेम मतलब पहला क्वेश्चन जो बच्चा आर्किटेक्चर में आता है ना, वो चीज़ सीखता है कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार तो 2 क्वेश्चन आए थे चंडीगढ़ के ऊपर। ठीक है, सो इट इज़ दिल्ली के अंदर एडविन ल्यूटन। और ये थोड़े से न्यूज़ में थे, 2 साल पहले की बात थी, जब 2-3 साल पहले की बात थी, व्हेन अवर प्रेजेंट गवर्नमेंट, यूनियन जो गवर्नमेंट है, हाँ और बेकर भी होगा, लेकिन कई देखो जब इतना बड़ा प्लान किया जाता है ना तो एक आदमी काम नहीं करता है। लेकिन अगर अब ली कॉर्विजर के साथ साथ कई सारे लोगों ने भी काम किया था फॉर द चंडीगढ़ प्लानिंग, लेकिन अगर ली कॉर्विजर का नाम लिखा हुआ है तो इट इज़ श्योर कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, और तो उसकी बात थी, तो जब ये पार्लियामेंट विस्ता प्रोग्राम की बात चल रही थी, टू रेनोवेट द पार्लियामेंट विस्ता प्रोग्राम, तो जो पार्लियामेंट वाला रीजन है, इट इज़ ऑल्सो डिजाइन बाय द एडविन ल्यूटिन। तब वहाँ पर काफ़ी लोगों ने बोला था कि एक फेमस आर्किटेक्ट रहे हैं, आप उनकी बिल्डिंग को इस तरह से कर रहे हो। तो ये चीज़ होते हैं करंट अफेयर, आपको कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो चीज़ न्यूज़ में रहती है उन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नाटक के अंदर अब हिंडनबर्ग याद रखना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट आई थी जिससे आप देखते हैं इकोनॉमी के अंदर जो अडानी के ऊपर, अडानी के जो शेयर्स हैं मार्केट काफ़ी गिर गए थे। तो हिंडनबर्ग के बारे में थोड़ा सा देख लेना क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में थी। ऐसे ही टर्की के ऊपर काफ़ी इशू चल रहा है, टर्की के ऊपर कोई आ रहे हैं लगातार, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? अभी दिल्ली के अंदर भी बता रहे थे, एक 2 दिन पहला आया था। तो ऐसा अर्थ के क्यों होते हैं? तो दीज आर सम करंट इशूज़, तो उनके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बनने को तो यार कुछ ही पूछ सकते हैं वे। ठीक है, चलो। हु वाज द फर्स्ट इंडियन रिसिपेंट ऑफ द प्रिट्जकर प्राइज? ये आप जानते हैं, 2018। इट इज़ फैजल, ओके बी, मुझे थोड़ा सा सॉरी, बीबी दोषी, है ना। सो बीबी दोषी जी हैं, और अभी ये रिसेंट में ही आप जानते हैं। तो इनके ऊपर तो जितना पढ़ लो उतना कम है। 1-2 क्वेश्चन अगले 3 अटैम्प्ट रहते हैं आपके, 2 नाटा मान के चल रहा हूँ, 3 नाटा और 1 जेई, तो उसमें एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाएगा। फिर आता आईवीसी, इंडस वैली डेवलपमेंट इज स्पेशली नोन फॉर वॉल्यूट रूफिंग इन मशीनरीज, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और ग्रेट पैलेसेस, स्टोन कार्विंग ऑफ आइडल्स। क्या लगता है आपको? अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। वेरी गुड। तो 3 का ऑप्शन बी है। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं एक वीडियो सोच रहा था आपको यूट्यूब बनाने के लिए। वेनिस के ऊपर काफ़ी न्यूज़ में है आजकल आर्टिकल्स। तो वेनिस के अंदर है ना एकदम से पूरा सूख गया, जो कैनाल्स है वो पूरी ड्राई हो चुकी हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा करंट अफेयर में याद रखना कि वेनिस की लोकेशन कहाँ पर है। पर चलो उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा मैं, तो आप वहाँ पर यूट्यूब से देख लेना। ठीक है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, हर साल पूछा जाता है। जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था कि किन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस
क्या चीज़ हमें एविडेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं, तो आंसर वॉज टेम्पल। हमें वी डोंट हैव एनी एविडेंसेस ऑफ द टेम्पल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। उससे पहले पूछा गया था डांसिंग गर्ल, उससे पहले पूछा गया था कि ग्रिड आयरन प्लानिंग, ऐसा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप जो आई थिंक जो क्लास लगा रहे हो तो आप लिख भी रहे होंगे ना, तो आप उसको वीडियो को देख लेना। मैंने बनाई थी, आई थिंक मेरी पहली दूसरी तीसरी वीडियोस थी, तो उसमें पता नहीं कैसे मैंने बात की होगी आपसे, लेकिन वो देख लेना, उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और अगर मान लो चलो नहीं आया एग्जाम में, क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, आप जब कॉलेज में जाओगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बेटर आप यहाँ पर पढ़ लो। आज मुझे मैसेज आया एक पुराने स्टूडेंट्स का कि सर हमारे कॉलेज में स्तूपा और ये स्तूपा आर्किटेक्चर और ये इन सब चीज़ों के बारे में बात चल रही है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन दी गई है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो अपनी पुरानी प्रेजेंटेशन भेज दो जो कॉलेज के टाइम आपके जो क्लासेस के टाइम की थी। तो अल्टीमेटली पढ़ना तो अपने को है ही ना, तो इससे बेटर है कि जितना पढ़ लोगे उतना वो बेनिफिट है। मुस्कान वेलकम। फेमस आर्किटेक्चर मूवमेंट नेम्ड आर्ट नोवी मूवमेंट इन गैलरी टर्म एज, देखो इसको मैं अभी इग्नोर करूँगा, इस क्वेश्चन को मत पढ़ो अभी फ़िलहाल के लिए। मुझे नहीं लगता कि आपसे इतना इंपॉर्टेंट, इतना इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी जब याद करना चाहो तो ये है कि आर्ट नोवियो याद कर लीजिए। आर्ट नोवियो कि मैं समझा देता हूँ कि व्हाट हैपन। आर्ट नोवियो क्या था कि देखो, जब भी मूवमेंट्स होते हैं लाइफ में या फिर किसी फील्ड के अंदर, मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे आज के टाइम में ये बोला जाता है कि पूरी जो दुनिया है वहाँ पर राइट विंग जो है ना, एक तरह से राइट मूवमेंट ज़्यादा तरफ चल रही है। जितने भी राइट जो होते हैं ना, लेफ्टिस्ट हो गए, राइटिस्ट होते हैं, आपने सुना होगा डिबेट में, पॉलिटिक्स में काफ़ी चलती है कि दिस पर्सन इज लेफ्टिस्ट, दिस पर्सन इज राइटिस्ट। राइटिस्ट का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो अपने कंट्रीज़ के लिए, अपने ट्रेडिशन के लिए थोड़ा सा आवाज़ उठाते हैं कि हमारा ट्रेडिशन है, जो रिसोर्सेज हैं, इट शुड बी रिलेटेड टू द इंडियंस ओनली। अब देखो, आप अमेरिका के अंदर भी पहले ट्रम्प थे, वहाँ पर ये वाली बात थी, फिर फ्रांस में भी था, हर कंट्री वाली बात कर रहा था, है ना। सो आर्ट नोवियो समझ सकते हो क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चल रहा है, बट द थिंग इज कि एक तरह की विचारधारा है, जो लोग जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, दे स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। ऐसे ही क्या हुआ, आर्किटेक्चर में हुआ है, बहुत सारे मूवमेंट्स रहे हैं। इसमें क्या था कि एक टाइम पर एक क्या चल रहा था कि सिंपल बिल्डिंग बनाई जाए, एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग होनी चाहिए, जैसे अपार्टमेंट्स में आप देख सकते हो। तो कई सब लोग ये डिज़ाइन करने लगे, सब लोग, काफ़ी टाइम तक चलता रहा। फिर एक आदमी आया, उसने बोला कि नहीं यार, वी शुड ट्राई समथिंग न्यू। जब कुछ मतलब आप एक कर्व लाइन यूज़ ही नहीं कर रहे हो, कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही है, सबके सेम हाउसेज हैं, चंडीगढ़ के हो जाके देखो, चंडीगढ़ की जितनी बिल्डिंग दिखाई देंगे, यू विल गेट द सेम फीलिंग। तो कुछ लोग इसको भी क्रिटिसाइज भी करते हैं। सो एक आर्ट नोवी मूवमेंट चलाया गया, उसमें ये वाली बात थी कि आर्ट का मतलब तो जानते हैं आर्ट है, नोवी का मतलब है न्यू, एक नई आर्ट मूवमेंट चला। वहाँ पर ये वाली बात की गई कि हम जो बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर हम ये आर्किटेक्चर के साथ साथ बहुत सारे फील्ड और भी आते हैं, जैसे आर्ट आती है, फर्नीचर आते हैं, आपके प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग आती है। सब लोगों ने सोचा कि हमारी जो डिज़ाइनिंग होनी चाहिए उस तरह से होनी चाहिए कि कर्व लाइन्स होनी चाहिए, ऑर्गेनिक शेप्स होनी चाहिए, यूज़ ऑफ डिफरेंट कलर्स। उससे क्या होगा, थोड़ा सा अलग चीज़ें दिखने को मिलेंगी। सो आर्ट नो मूवमेंट वॉज लाइक दैट। इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे कौन लेगा, उसका नाम क्या था, बस मुझे समझाना था तो मैंने डाल दिया क्वेश्चन ये। बाकी मुझे लगता है कि इन फ्यूचर वी विल मेक सम वीडियोस ऑन इन दिस मोमेंट्स, अगर लगेगा तो, टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली बनाएंगे। फिर एक आता है क्वेश्चन है कि हाउसिंग बैकलॉग। ये वर्ड एक्चुअली जो क्वेश्चंस हैं, मैंने जो रेफरेंस लिया है, ये मैंने जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं गेट में या फिर और डिफरेंट आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वहाँ से लिया है। तो क्योंकि गेट आप जानते हैं आर्किटेक्चर में जो नाटा है, इट इज़ जो है इट इज़ मेकिंग इट्स पैटर्न लाइक द गेट, तो इसलिए हम लोगों ने उसको सोच कर बनाया है। सो हाउसिंग बैकलॉग का मतलब क्या होता है, किसको जानकारी है इसमें क्या होता है? Dwelling unit back to back नहीं, dwelling unit built to up to last year, dwelling units arranged with their back towards to large courtyard नहीं, accumulated substandard dwellings unit to be replaced immediately। मतलब क्या है, ऐसी बिल्डिंग्स को बोला जाता है कि उन बिल्डिंग्स अभी रहने लायक नहीं है और उसको इमीडिएटली रिप्लेस करने की जरूरत है, उसको बोलेंगे हाउसिंग बैकलॉग। एक बिल्डिंग की एक लाइफ होती है, ठीक है। सो यस प्रियरंजन, यू आर करेक्ट, इज ऑप्शन डी। फिर आता है आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेट दैट रिलेट्स टू द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर कई सारे तरह का हो सकता है, एक हो सकता है कि फिजिकल हो सकता है, एक होता है ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, एक होता है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है ना। तो फिजिकल का मतलब क्या होता है, जिनको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो। फॉर एग्जाम्पल योर मोबाइल फोन इज अ फिजिकल एलिमेंट, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। कि किसी भी आप देखते हो अर्बन एरियाज़ के अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ का वाईफाई है, इंटरनेट है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेन है, मेट्रोज़ हैं। पर आप एक चीज़ को देखो, कुछ
इंफ्रास्ट्रक्चर तो सोशल भी हो सकता है, एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पर वुमेन्स की रिस्पेक्ट ज़्यादा है, सो इट इज़ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये भी तो डेवलपमेंट में काम आता है। तो फिजिकल का मतलब इतना है कि आप उसको देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, है ना। सोशल का मतलब होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे किसी फैमिली के अंदर या फिर किसी कम्युनिटी के अंदर उनकी जो प्रथाएं हैं वो किस तरह की हैं, दैट्स कॉल्ड दी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे ह्यूमन कैपिटल का हो गया, तो ह्यूमन कैपिटल किस तरह का है उसके बारे में बात हो सकती है। तो द क्वेश्चन क्या है फिजिकल, तो आप देखेंगे वाटर सप्लाई है या सॉलिड वेस्ट है, यस दीज आर ये है, यहाँ ऑप्शन लिखा भी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर टू द फिजिकल अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटीज ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ फैसिलिटीज एमिनिटीज एंड रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैसिलिटीज। अच्छा, ड्वेलिंग का मतलब यार हाउसेस, साम्राज्य है ना। ड्वेलिंग का मतलब एक हाउसिंग बोला जाता है, एक मतलब एक तरह से एक सेटलमेंट, छोटी सी सेटलमेंट बोल सकते हैं, एक हाउस, एक छोटा सा बोलेंगे ड्वेलिंग। अब इसमें इग्नोर देखो इन सब क्वेश्चन के अंदर क्या करना होता है। अब आप बोलेंगे सर हाउसिंग ठीक है, हो सकती है फिजिकल, ये हाउसिंग है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ डेफिनेटली है फिजिकल हाउसिंग, कि आप कहीं पर हाउसिंग लगा रहे हैं। एजुकेशन हो सकते हैं, नहीं एजुकेशन फिजिकल नहीं है, छू नहीं सकते आप उसको, यू कैन नॉट टच, इट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी एक कम्युनिटी की एजुकेशन किस लेवल की है, किसी पर एक विलेज ऐसा है जहाँ पर पढ़े लिखे लोग कम हैं, एक कंट्री ऐसा है वहाँ पर कम लोग हैं। हेल्थ मैनेजमेंट ये फिजिकल भी हो सकता है और नॉर्मली फिजिकली बोलेंगे इसको, लेकिन सोशली भी हो सकता है। जैसा योगा है, योगा अगर कोई कम्युनिटी है इट इज़ बिलीव इन फिजिकल वर्कआउट या फिर योगा के अंदर, तो इट्स सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, किसी की अगर इंजरी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उनका हॉस्पिटलाइज का किस तरह से है, दैट्स कॉल्ड फिजिकल हेल्थ मैनेजमेंट। इलेक्ट्रिसिटी ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ऑफकोर्स। पेट्रोल पंप फिजिकल, मिल्क बूथ एलपीजी अगेन फिजिकल। कम्युनिकेशन फिजिकल, पोस्टल सर्विस और गो डाउन फायर प्रोटेक्शन, ये आपकी प्रोटेक्शन सर्विसेज आ गया, सर्विसेज आपकी फिजिकल और नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करें अभी। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं आपसे मैं। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मिनिमम क्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड ब्रेक। क्वेश्चन सिंपल है, क्रेसिंग स्ट्रेंथ का मतलब सिंपल है कि लेट्स से कि आपके पास एक थर्मोकोल का ब्लॉक है, थर्मोकोल का पीस है ना। अब आपने उसको फोर्स लगाया है, तो क्या करेगा, थोड़ी देर तक वो दबता रहेगा, छोटा हो जाएगा, है ना, एक तरह से इलास्टिसिटी की तरह काम करेगा। फिर क्या होगा, कुछ देर के बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, है ना, एक टाइम का टूट जाएगा वो। तो जिस पॉइंट पर टूटता है वो, कितना अपन लोड दिया उसको बोला जाएगा इट्स कि इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ इतनी है, कितना एक क्रश होने से पहले लोड ले सकता है, दैट्स कॉल्ड द क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो द राइट आंसर इज 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये तो एकदम सही है। क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक ब्रिक है और एक लेट्स से एक स्टोन है, किसकी ज़्यादा होगी, स्टोन की होगी। आपसे बोला जाए कि एक कांच है या फिर एक ग्लास है, तो ग्लास की कम होगी, है ना। थर्मोकोल तो बहुत ही कम होगी, उसको तो आप हल्का से दबाओगे तभी चला जाएगा। फिर आता है माइक्रो क्लाइमेट रिफर्स टू, क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो का मतलब छोटा होता है, माइक्रोस्कोप, है ना, किस छोटे को देखते हैं। एक छोटे एरिया की बात करें तो हम उसको बोलेंगे माइक्रो क्लाइमेट। जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट अलग होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोज फास्टर, ये भी नहीं है। क्लाइमेट क्रिएटेड फॉर लिमिटेड स्पेस, द क्लाइमेट इन एंड अराउंड स्मॉल आइलैंड्स, नहीं ये नहीं है। तो लिमिटेड स्पेस के लिए हम बोलेंगे माइक्रो क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत बड़ा सिटी कंपेयर कर सकते हैं, एक काफ़ी बड़ा सिटी है, वहाँ पर नॉर्मली काफ़ी गर्मी पड़ती है, लेकिन वहाँ पर एक वाटर बॉडी है। तो लेट्स से कि दिस इज अ सिटी, तो यहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है, और अगर यहाँ पर एक वाटर लेक है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़ इज़ अ बेटर एग्जाम्पल। चंडीगढ़ में क्या है कि पूरा सिटी बना हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ सूखना लेक। इस रिवर का नाम भी याद रख लो, सूखना, जो ना सूखे उसको बोलेंगे सूखना, है ना, सूखना लेक। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो यहाँ का टेम्परेचर है और जो यहाँ का टेम्परेचर है, इसके आसपास का एरिया, ये वाला जो पार्ट है थोड़ा मॉडरेट रहता है बिकॉज ऑफ द वाटर, ठीक है। यहाँ पर जो पार्ट है, यहाँ पर सेक्टर 16 के आसपास है, सेक्टर 16 है, और यहाँ पर काफ़ी प्लांटेशन है, जैसा रोज़ गार्डन में है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा कम देखने को मिलता है इस वाले से, तो हम उसको बोलेंगे माइक्रो क्लाइमेट। अगर हम पूरे पंजाब को कंपेयर कर रहे हैं चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ विल बिकम द माइक्रो क्लाइमेट। सो माइक्रो जो वर्ड है ना, माइक्रो, इट इज सब्जेक्टिव, डिपेंड करता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप आपका एक घर है, उस घर के अंदर एक रूम में एसी लगा हुआ है, तो उस रूम के बारे में बात करेंगे तो इट कैन अगेन बिकम द माइक्रो क्लाइमेट, बट डिपेंड करता है किस इसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। छोटा जो होगा, किसी भी चीज़ लिमिटेड स्पेस के बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्टडी या सैंपल, हम उसको बोलेंगे माइक्रो क्लाइमेट।
टूथिंग इज ए कंस्ट्रक्शन यूज्ड इन, देखो टूथिंग क्या होती है, ये ऐसे होता है जब भी किसी साइट पर काम चल रहा होगा, आपने देखा होगा कि इसको ऐसा नहीं छोड़ते हैं ना, इस तरह से छोड़ देते हैं, इस तरह से होती है, इसको बोलेंगे टूथिंग। ठीक है, जिससे आपको एक्सटेंड करनी हो तो इजीली कर पाओ। ब्रिक मशीनरी में काम किया जाता है, यस वेरी गुड। सो ब्रिक मशीनरी में ये काम होता है। तो इसका ये भी मतलब कि कोई और अगर वॉल ऐड करना है हाँ, तो एक्सटेंड उसके करोगे लिए तो ये होता है कि अगर आपने एक वॉल ऐसा बना दी है, देखो पहले चीज़ समझो, जो वॉल बनाई जाती है तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि हम कभी भी जो जॉइंट्स होते हैं उनको एक के ऊपर नहीं रखते हैं। लेट से अगर हमारी जो ब्रिक ऐसे रखी गई है, इस तरह से है, तो हमेशा इसके नीचे रखी जाती है ना। इसके पीछे रीज़न क्या होता है? इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द वॉल। ऐसा मानकर चलो एक अर्थक्वेक आया, एक अर्थक्वेक यहाँ पर एक सिस्मिक वेव आई, तो उसको जो वेव होंगी चलने में उसको इतना दूर ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ये लोड ज़्यादा ले सकता है। लेकिन अगर आपने वॉल ही ऐसी बनाई है, इस तरह से बनाई है, और आपने इस तरह से बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं, तो क्या होगा, एक अर्थक्वेक हल्की सी वेव आएगी ना तो डायरेक्टली वो क्रैक कर डाल देगी उसमें। तो इसके लिए ये वाली जो वॉल इस तरह से बनाई जाती है कि हम जो भी ब्रिक होते हैं आपस में थोड़ा लंबा डिस्टेंस रखने के लिए करते हैं। सेम चीज़ आपने ये बनाई हुई है, कल इन फ्यूचर आपको वॉल एक्सटेंड करनी पड़ जाए तो आप क्या करोगे, इसको आप कंटिन्यू कर देंगे, उसको बोलेंगे टूथिंग। विकेटस एपरेटस इज यूज्ड फॉर, नॉर्मली मुझे लगता नहीं क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा तो इस तरह की चीज़ें होती है। ये होता है कंसिस्टेंसी टाइम ऑफ सीमेंट, कितने देर मतलब कंसिस्टेंट टाइम सीमेंट में कैसा है। इसमें बहुत सिंपल तरीका होता है यार। इसमें क्या करते हैं, एक सैंपल होती है, इसके अंदर आपने सीमेंट डाला, सीमेंट को फिल कर दिया, उसके ऊपर हल्की सी निडल होती है और उसका मेजरमेंट करती रहती है, कितना गया कितना, उस निडल अंदर चली जाएगी, उसको बोलेंगे, ऐसा काम करता है। फिर आता है कि आर्किटेक्चर ऑफ कोचीन। कोचीन मतलब कोची बोली है, कोचीन बोली की बात है। इन केरला रिफ्लेक्ट्स पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश, ऑल ऑफ द अबव। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, अगर आप एक एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो उसके बारे में समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। क्या इसमें बोल रहा है कि आर्किटेक्चर ऑफ कोचीन इज इन केरला, जो कोची है जो केरला में है, उस किस तरह रिफ्लेक्ट करता है। क्या कभी ऐसा बिल्डिंग ऐसी आपके घर में, आप सोच कर देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ योर सिटी। आप, मुझे नहीं पता कौन सिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप मानकर चलो, क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे के पूरे सिटीज़ के अंदर सिर्फ एक तरह की हाउसिंग हो। आप कोई ना कोई बिल्डिंग ऐसी मिल जाएगी जो गोथिक आर्किटेक्चर के बनी होगी, ना बनी हो लेकिन उसका एलिमेंट जरूर मिल जाएगा आपको, है ना। तो जब ऐसे क्वेश्चन को, इट्स अ वेरी नॉर्मल लैंग्वेज कि आर्किटेक्चर ऑफ कोचीन इन केरला रिफ्लेक्ट्स, तो पोर्तुगीज है, डच है, ब्रिटिश है, तो एक ऐसी बिल्डिंग है, एक ऐसी सिटी के बारे में बात कर रहा है जिसका इसके बहुत बड़ा है, ब्रिटिशर्स के टाइम का है, मतलब यूरोप जो कॉलोनाइजन के टाइम का है, और उसके अंदर आपको डिफरेंट आर्किटेक्चर देखने को मिल सकता है डेफिनेटली। तो यहाँ पर आप उसको बोलेंगे कि ऑल द अबव, कि आपका जो है ऑल ऑफ द अबव होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आर्किटेक्चर ऑफ कोचीन इन केरला प्राइमरली रिफ्लेक्ट्स, कि नॉर्मली जहां तक इसको रिफ्लेक्ट करता है, तो आप उसको बोलेंगे पोर्तुगीज। ठीक है, सो पोर्तुगीज का हमें वहां पर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है प्राइमरीली। पोर्तुगीज सोसाइटीज हैं और वहां पर एक फिशिंग नेट भी देखने को मिलती है। देखा आपने चाइनीज फिशिंग नेट, पढ़ना है इसको, चाइनीज फिशिंग नेट्स, गूगल पे जाकर चेक करना, चाइनीज फिशिंग नेट्स इन केरला इन कोची, तो आपको बड़े अच्छी देखने को मिल जाएंगी, मतलब कोस्टल रीजन में लगाई होती हैं। फिर आता है रेलिंग अराउंड अ स्तूपा इज नोन एज, मतलब एक स्तूपा है हमारे पास, उसके चारों तरफ जो रेलिंग्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं। यस, इट इज वैदिका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस दिन पढ़ेंगे। वैसे एक मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे याद नहीं है वीडियो अवेलेबल है या नहीं है, तो इसके बारे में बात करेंगे। कंफ्यूजन है अभी तक? जस्ट गिव मी अ सेकंड, समवन इज देयर। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर तारा को एक्सप्लेन करिए। यार तारा नहीं है, टोरा है ये, मुझे नहीं पता क्या है ये ऐसे बड़ा है होगा, कुछ शायद कुछ होगा, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं। ये तो नाम डाल दिए जाते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे ही देखें क्या है ये, मुझे पता नहीं, मैंने कभी सुना नहीं इसके बारे में।
सुमित गोस्वामी तो ऑफिशियल वीडियो तो गाना है कोई इन आर्किटेक्चर नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा ओके ओके, ये तोरा नहीं है, ये टॉरेंस है। टॉरेंस यहाँ पर एन होना चाहिए था, तो ओके हाँ, ये टॉरेंस है। टॉरेंस का मतलब होता है ये जो गेटवे बने हुए हैं, दिस कॉल्ड द टॉरेंस, है ना। हाँ वेरी गुड, दिया, ये आपने बिल्कुल सही बोला। हाँ तो यहाँ पर एन टाइपिंग एरर रह गया होगा, तो इट इज़ टॉरेंस। टॉरेंस का मतलब होता है, देखो जब किसी स्तूपास में एंट्री करते हैं, एंट्री अगर आप टेंपल में एंट्री कर रहे हैं तो टेंपल में एंट्री में से ईस्ट डायरेक्शन से होती है, चर्च में कर रहे हैं वेस्ट डायरेक्शन से होती है, बट इन स्तूपास चारों डायरेक्शन से आप कर सकते हो। तो जो आर्टिस्टिक गेटवेज होते हैं उसको हम बोलेंगे टॉरेंस, ठीक है। ये सटोरा का पता था। हाँ हाँ, मतलब वही, इसमें टाइपिंग एरर है, एन रह गया होगा। ये जब हम लोग बुक बना रहे थे उसके ऊपर हम कितनी बार इसको चेंज करते थे, डिज़ाइनिंग चेंज करते थे। उसके बाद फिर जो जिन बच्चों ने कोर्सेज लिए हुए थे उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन डिस्कस करते थे कि एटलीस्ट वो भी चेक कर ले। हमने तो टीम ने चेक कर लिया, उसके बाद भी देखो गलती रह गई। अब एक दो मैंने और भी देखी है, जब मैंने इसको सॉल्व देख रहा था ना, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अभी कुछ देर पहले मैं नोटिस किया था, जैसा किसी भी जो ऑप्शन है उसके नीचे अंडरलाइन है, लेकिन डी वाले के अंदर अंडरलाइन नहीं है। जब ये छोटी छोटी चीज़ें मैं नोटिस कर लेता हूँ लेकिन टीम वाले नहीं करते हैं, ये सब हो जाता है। जब आप 5 साल आर्किटेक्चर में काम करोगे ना, आपकी आईज एकदम पकड़ लेंगी कि इवन आप कुछ हर चीज़ नोटिस करेंगे, ये लाइन सीधी भी नहीं है, ये जो लाइन है इट इज़ नॉट स्ट्रेट, दिस इज नॉट द स्ट्रेट वन, ये थोड़ी सी मूव कर रही है। तो मैंने कई सारी चीज़ देखी है इसमें, लेकिन चलो कोई नहीं, इसका जब पार्ट 2 जब इसको हम लोग अगले बनाएंगे तो हम उसको चेंज कर लेंगे। चलो थैंक यू, मैं इसको ध्यान रखूँगा। कुछ और क्वेश्चन है अभी तक? बाकी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं फॉर द मैथमेटिक्स। तो जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ, वो चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं, और नाटक तैयारी कर रहे होगे तो डेफिनेटली आपके 15-20 क्वेश्चन तो यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल तरीका रहेगा कि क्वेश्चन हमने एक से लेके कुछ डिस्कस किए थे हमने लास्ट क्लास में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको आ गए होंगे, नहीं आए होंगे तो पुराने वीडियो जाकर देख लेना, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर हमने डिस्कस कर लिया था। एप्टीट्यूड का कौन सा क्वेश्चन? जीके वाला? ये वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, आप वहाँ से दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब खोलूँगा तो टाइम लग जाएगा ना, ये मुझे बाद में याद दिला देना, आई विल अलाउ यू, डोंट वरी। चलो क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्या क्वेश्चन है? तो मैं आपको टाइम दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, जो जो मेरा जो एक्सरसाइज का जो टारगेट है ना, वो आपको मैथमेटिक्स ऐसा सिखाना नहीं है। इसका टारगेट सिर्फ इतना है कि बच्चों को 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं आर्किटेक्चर, उनको मैथ्स से डर लगता है। नाटा का जो मैथमेटिक्स आता है वो एक्चुअली क्वांटिटेटिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आर्किटेक्चर के अंदर जो आता है वो इट इज़ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चन। इसमें फॉर्मुलेस लगाने नहीं होते, थोड़ा सा भी माइंड लगाओगे ना, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 101 टू 200, मतलब 101 से लेकर 200 के बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे विच हैव 3 एज अ डिजिट, मतलब जिसके अंदर 3 जो नंबर है वो दिखना चाहिए उस डिजिट में, लेकिन बट ओनली एट अ यूनिट प्लेस। यूनिट का मतलब होता है पहले वाला, ऐसा ये ना, दिस इज, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए आपका, एंड आर ऑल्सो डिविजल बाई 3, और ये 3 से डिवाइड भी हो। तो सोल्व करने की कोशिश करो। एक तरीका तो ये है कि आप 101, 102, 103, 104 ऐसा करते करते चले जाओ, 200 तक चले जाओ, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। तो ये क्या बोल रहा है कि जो 3 होना चाहिए लास्ट एक यूनिट पर होना चाहिए, मतलब ये वाला ये चलेगा, जहाँ पर 3 होगा सिर्फ वही चलेगा। तो मतलब 103 आएगा, तो फिर देखो अगला कौन सा आएगा जहाँ पर 3 होगा, फिर 3 से डिवाइड करो, कितने क्वेश्चन कितने बनेंगे? सो देर आर लेस देन 7 बट मोर देन 3 सच इंटीजर्स। 3 से ज़्यादा निकल के आएंगे ऐसे नंबर्स, और 7 से कम होंगे, या फिर मोर देन 7 इंटीजर ज़्यादा होंगे, या ओनली 3 होंगे, या फिर 6 ऐसे होंगे। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूं? ऐसे कुछ नहीं आएंगे नाटा में आपके, डोंट वरी। कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है आपका।
ऋषिकेश, देर आर ओनली 3 सच इंटीजर्स। जैनव, चलो, राजेश्वरी, वेरी गुड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो वैसे करो, आप पहले सॉल्व करो। प्रिय रंजन, वेरी गुड। मुझे तो पता नहीं है, मैं गुड गुड तो बोल रहा हूँ बस, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि जब सब बच्चे बोलते हैं ना कि सही है सब, तो मुझे लगता है कि ठीक होगा। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, और ये क्या बोल रहा है कि 101 से लेकर 200 के बीच में आपको नंबर चाहिए, ठीक है? तो कितने हो जाएंगे? हमें 100 के आसपास निकल कर जाएंगे, और मैं इतना लोड है ही नहीं। विच हैव 3 एज अ डिजिट, ठीक है? अब 3 किस्म आएंगे भाई। 1 तो कन्फर्म है कि 1 और 2 के बीच में तो कभी नहीं आएगा, ठीक है? या तो क्या हो सकता है, 1 तो फिक्स है ही, या तो यहाँ आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है। 3 यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ पर आ सकता है, ये तो आएगा, और क्या आएगा? लेकिन क्या बोल रहा है कि जो है, यूनिट डिजिट ही है 3, बाकी जो मिडिल टेंस डिजिट है वो 3 नहीं है। हाँ मैं ऑप्शन बता रहा हूँ ना अभी तक, सिर्फ विच हैव 3 एज अ डिजिट, यहाँ तक है ना। अगर यहाँ तक पढ़ रहे हैं हम लोग इतने क्वेश्चन, पहले तो हमारे इतने नंबर आ रहे थे, फिर हमने कम कर दिए, अब यहाँ तो हो सकता है। लेकिन क्या बोल रहा है कि यूनिट एट अ यूनिट प्लेस, मतलब ये वाला नहीं आएगा, तो अपना जो भी आएगा कुछ देखने में ऐसा लगेगा नंबर, ये तो निकल के आएगा। अब यहाँ पर फिल कर चले जाओ, 1 आ जाएगा, फिर 1 2 3 आ जाएगा, 1 3 3 1 4 3 1 5 3 1 6 3 1 7 3 1 8 3 1 9 3 2 0 3 आ सकता है, लेकिन वो फिर 200 से ऊपर पहुँच जाएगा तो ये काउंट नहीं होगा। तो कितना हमारे पास नंबर आए? 103 भी तो आएगा, ये वाला 103 भी आएगा, वेरी गुड। अब हमें क्या कह रहा है कि 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए। इसका पॉइंट क्या है? 3 से डिविजिबल होने का सिंपल पॉइंट है कि इनका सम करोगे तो 3 से डिवाइड होना चाहिए। सो 3 और 1 4, 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो ये अलग हो गया। 3 4 5, 5 को 3 से डिवाइड करोगे नहीं आता, हट जा दो, यस ये वाला आ जाएगा। सो 2 + 1 + 3 दैट इज 6, 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा। 4 5 3 8, ये भी नहीं होगा। 5 और 6 7 3 9, ये वाला भी हो जाएगा, 2 मिल गए। 6 3 ये नहीं होगा। 7 3 10 11, ये नहीं होगा। 8 9 9 3 वाला ये हो जाएगा। सो ओनली 3 इंटीजर्स आर देयर, देयर कैन ओनली बी 3 सच इंटीजर्स, ठीक है? कुछ कैलकुलेट करने के लिए अलग से फॉर्मूला तो नहीं था, इतना ही तरीका था करने का। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ क्यों लिखा है, इधर क्यों डाला है? चलो क्वेश्चन क्या है, ये आपके सामने राइट हैंड में कुछ आपको कुछ फिगर्स दी गई हैं, जैसा डिजिग्नेशन है, नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ है, एनुअल सैलरी इन लैक्स, या बोनस एज % ऑफ द एनुअल सैलरी। व्हाट इज द टोटल बोनस इन रुपीज़? मतलब क्या बोल रहा है कि एक किसी कंपनी में एक CEO है और उसकी 48 लाख सैलरी है, 5 MDs हैं उनकी 26 लाख सैलरी है, और VP की जो सैलरी, वाइस प्रेसिडेंट जो है, उनकी दो एम्प्लॉयज़ हैं और 2 हैं वे, और उनकी 20 लाख पर जो भी सैलरी है, उनका जो एनुअली जो इंक्रीमेंट होता है 50% है CEO का, MD का 20%, VP का है 30%। तो आपको बताना है कि इन सबका कितने अगले साल कितना ज़्यादा बोनस देना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या निकालोगे? 48 का 50% निकाल लो, ये उसका बोनस हो गया। 20 का 20% निकाल लो, ये उसका बोनस आ गया। फिर 20 लाख का 30% निकाल लो, उसका बोनस आ गया। निकाल लोगे इसको आप? ये समझाओ, मतलब कर सकते हो। करो जो हमारे इस काम के लिए हैं। क्वेश्चन तो मैं इसको आप वैसे भी दे सकता था, लेकिन चलो समझा देता हूँ। जो बच्चे कर रहे हैं उनको आप, जिनको समझ में नहीं आया मैं समझा देता हूँ। ये तो बात क्लियर है क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन? व्हाट इज द टोटल बोनस इन रुपीज़? आप एक CEO हैं किसी कंपनी के, लेट से आप आर्क जेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? आप इस कंपनी के CEO हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक एम्प्लॉय है, 48 लाख रुपीज़ आप कमाते हैं, और आपका इंक्रीमेंट 50% है। मतलब आज आप 48 लाख कमा रहे हैं, अगले साल कितना हो जाएगा? 48 + 48 का 50%, जो कितना जाएगा? 24 लाख का जाएगा। ये तो कंफर्म है।
तो 24 लाख तो भाई साहब का इनका हो गया, मैं लिख लेता हूँ 24 लाख इनका आ गया, ठीक है। 48 का 50% कितना होगा 24 लाख। तो अगले साल भाई साहब को कितने मिलेंगे 48 प्लस 24 मिलेंगे, ये है। फिर क्या बोल रहे एमडी कितने हैं 26 हैं। 26 का 20% कितना होगा, तो 26 का 20% निकाल लो, 26 का 20% टू 20 बाई 100 कर देंगे आप, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो जो भी आएगा उसको देख लेना, मैं बता देता हूँ खोल के आपके सामने ही। 26 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया 5.2। 5.2, लेकिन यहाँ कितने हैं 5 हैं, इसके एम्प्लॉयज़ 5 काम करने वाले हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 5 हो जाएगा। तो 26 लाख आपको 5 लोगों का मिला के इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। 4 का 12, ठीक है। फिर क्या है जो वीपी हैं वो 20, उनको 2 लोग हैं और 20 का 30% कितना होगा, सो 20 का 0.3% दैट इज 6 लाख रुपीज़। लेकिन 2 एम्प्लॉयज़ हैं तो 6 से मल्टीप्लाई 2 तो 12 लाख हो जाएगा। इन सब को आप ऐड कर लोगे तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, इसको आप ऐड करो 24 प्लस 26 प्लस 12 62, तो आपको सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। मुश्किल था, नहीं था मुश्किल। क्लियर हुआ, किसने बोला था बच्चे को समझ में नहीं आया, आर्गो मैथी। क्लियर। है ना, चलो 48 का 50% निकाल लो, 26 का 20% निकालो, लेकिन याद रखना है इसमें कैच क्या है, यहाँ पर एक एम्प्लॉई है, ये क्या बोल रहा था टोटल बोनस मांग रहा है वो, टोटल सबको मिला कितना खर्चा करना पड़ेगा। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ और मेरे पास एक सीईओ है, एक एमडी, 5 एमडीज़ हैं और 2 वाइस प्रेसिडेंट हैं, इंक्रीमेंट फिक्स है, तो मुझे कितने देने पड़ेंगे टोटल, तो जितने इंक्रीमेंट हो गया उतनी इतनी सैलरी तो देनी थी मुझे, इसका देना था मुझे, ठीक है। अगर आपने इतना कुछ कर लिया होगा तो आपके लिए बहुत सिंपल था। ये भी हो सकता है क्वेश्चन इसी के ऊपर बना हुआ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और सेम फिगर्स हैं। टोटल बोनस ऑफ 2 एमडी इज मोर देन दैट ऑफ 2 वीपीज, तो सिंपल है। इसमें कितना था 26 था आई गेस, और इसका 24 था, इसका 26 था, ऐसा कुछ था, और उसका 12 था। तो क्या बोलना चाह रहा है वो कि टोटल बोनस ऑफ 2 एमडीज, 2 जो एमडीज हैं, ओके। तो 2 करना कैसा पड़ेगा, 26 तो 26 तो 5 का है, तो 26 को 5 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 2 का निकल कर जाएगा। इज मोर देन दैट ऑफ 2 वीपीज, तो 12 से ज़्यादा कितना है, तो निकाल लो। 26 का मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 5 से डिवाइड करूँगा, सो इट इज़ 10.4 लाख। 2 एम्प्लॉयज़ जो एमडी हैं उनका इंक्रीमेंट कितना होगा 10.4 लाख होगा। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज कि द टोटल बोनस ऑफ 2 एमडी इज मोर देन दैट ऑफ 2 वीपीज, नहीं गलत है। 2 जो वीपीज का जो इंक्रीमेंट है 12, जो बोनस है 12 लाख है, उसका कितना 10.4 आ रहा है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। टोटल बोनस ऑफ सीईओ इज मोर देन दैट ऑफ ऑल एमडी, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि जो सीईओ का जो 24 लाख आया था इंक्रीमेंट और जो 5 एमडीज थे उनका 26 आया था, तो ये तो स्टेटमेंट उल्टा है। सो नाइदर वन एंड नाइदर वन नॉर 2, ये इसका सही होगा। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, आई गेस आ गया होगा। चलो, तो क्वेश्चन आपको इतना याद हो चुका है। एक क्वेश्चन और इसके ऊपर ही, इसको आप खुद करो, मैं चाहता हूँ इसका जवाब दो आप। क्या है, व्हाट इज द रेशो ऑफ द बोनस अर्न बाय बोथ वीपी एंड सीईओ। आपको रेशो निकालना है, अब इनके कितने मिल रहे थे। इसका था 24 लाख था, इसका 12 था, कितना आएगा रेशो इन दोनों का रेशो, इसका 26 लाख था। एक चीज़ और बताता हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएं जिसमें एक क्वेश्चन मेन हो और उसके 3-4 सब पार्ट दे रखे हों, तो उन क्वेश्चंस पे फोकस करोगे तो ध्यान से आप कर सकते हैं, है ना। मतलब गलती मत करना, एक क्वेश्चन गलत किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी बच्चे ने हैंड रेस किया था, हाँ बताओ यार। क्या था, कुछ मैसेज आया मुझे क्या।
1:2 आएगा या फिर 2:1 आएगा, है ना? तो सी है। एक चीज़ और याद रखो, देखो कभी भी क्वेश्चन को डरना नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा क्या है कि 2-3 सेकंड क्वेश्चन पे दो, जल्दबाजी नहीं करनी है। उसको अच्छे से पता है उस एग्जामिनर को कि जो बच्चा आया हुआ है वो पैनिक में है, और वो बच्चा कि कंफ्यूज करे, कन्फ्यूजन कुछ सही निकाल लेगा वो, लेकिन वो चाहता है कि आप गलती करो। इसीलिए आप सोच कर देखो 2:1 1:2 क्यों दिया है, वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है। अगर आपको ऐसे स्टेटमेंट देखने को मिले तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, एक थोड़ा सा एकदम से अलर्ट हो जाओ कि यार एग्जामिनर ने 1:2 और 2:1 क्यों दिया है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से सही होना चाहिए ऑप्शन। एक तरीका तो यही बोलता है ना। और जब भी कर रहे हो तो उनको चेक कर लो। कभी कभी क्या करते हैं, मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं सही आंसर पहुँच जाता था करने से पहले, लेकिन फिर देखता था आंसर गलत क्यों आ रहा है, फिर देखता अरे यार चलो कोई नहीं, मैं इसको उल्टा कर लिया मैंने। लेकिन एग्जाम में आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, गलत कर दिया तो उसका मतलब गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन भी चेक कर लेना एक बार कि क्यों दिए हैं उसने। एक्सप्लेन कर दे, चलो दिया जी कर देना, क्या दिक्कत है। ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द बोनस अर्नड बाय द बोथ वीपीज एंड सीईओ। क्या कह रहा है, देखो वीपी के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनकी कितना है बोनस, कितना मिला उसको 12 लाख, तो मुझे याद हो गया। और सीईओ का कितना था, सीईओ का कितना था 24 लाख। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ व्हाट इज द रेशो अर्न बाय बोथ वीपी, कितने कमाए इसने, मतलब हमें क्या निकालना है, वीपी रेशो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसका निकालना है। तो वीपी कितने कमा रहा है 12 लाख, और ये कितना निकाल कर रहा है 24 लाख, 1:2, जो बच्चे बता रहे थे, सिंपल क्वेश्चन। वर्क के ऊपर कराएं क्या क्वेश्चन, चलो एक दो भी क्वेश्चन और करो तो बहुत, चलो ज़्यादा नहीं है, मैं करा देता हूँ। द क्वेश्चन इज द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ लता इज ट्वाइस दैट ऑफ उमेश। वर्किंग एफिशिएंसी का मतलब इतना होता है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जैनब और दिया का ले लेते हैं, लास्ट में लोगों ने मैसेज किए हैं। दिया किसी काम को करने में 2 दिन लगाती हैं और जैनब उस काम को करने में 1 दिन लगाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, जैनब है। एग्जांपल लिया है मैंने, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ है। ठीक है, सो जैनब का जो काम है वो उसी काम को जल्दी कर देती है, इसका दैट्स कॉल्ड द एफिशिएंसी। आपने देखा होगा कि लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं, एक ट्रेन है, दिल्ली से मुंबई जाती है 24 आवर्स लेती है एक ट्रेन, दूसरी ट्रेन कौन सी लेती है 12 घंटे लेती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो इसका मतलब कौन सी होगी कि जो ट्रेन 2 है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब उस ट्रैवलिंग के काम करने में। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि दी एफिशिएंसी वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ लता इज ट्वाइस दैट ऑफ उमेश। उमेश किसी काम को अगर वो 10 दिन में करते हैं तो लता जो है उसी काम को 5 दिन में करती है। ठीक है, इफ उमेश takes 45 days to finish the work, then how many days will Lata take to finish the same work? सिंपल है ना भाई, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी तो उसका टाइम कम लगेगा। तो सिंपल है, डिवाइड कर लो ना भाई। अगर उमेश को 2 दिन लगते हैं तो लता को 1 दिन लगता है, उमेश को 10 दिन लगते हैं तो लता को 5 दिन लगते हैं, उमेश को 45 डेज लगते हैं तो लता को 22.5 डेज लगेंगे, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी डबल है। डबल कर 2 से डिवाइड करना है। चलो एक वैसे क्वेश्चन करने के लिए मुझे याद आ रहा है लास्ट ईयर मैंने बच्चों को पढ़ाया था, एक मैंने 5-6 क्लासेस ली थी मैथमेटिक्स के ऊपर, तो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। कैसा करते हैं, चलो देखा जाएगा। और डिस्कस करें अभी, चलो क्वेश्चन ये है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। 5-7 मिनट और लूँगा मैं क्लास के, फिर मुझे भी जाना है। दी न्यूज़ रिपोर्टर शंकर सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी। एक शंकर है, न्यूज़ रिपोर्टर है, जो अपनी सैलरी के 14% सेव करते हैं। 100 रुपये कमाते हैं, 14 रुपये वो सेव करते हैं। वाइल हिज वाइफ हु इज़ एन एंकर, जो उनकी वाइफ है, जो वो 22% ऑफ हिज सैलरी, मतलब 22% ऑफ सैलरी के सेव करती हैं। इफ बोथ ऑफ देम गेट द सेम सैलरी, और दोनों को सेम सैलरी मिलती है, and their overall saving is 25,200 rupees, then what is their total earning altogether? क्वेश्चन नहीं आया, नहीं आया, जिनको आया सोल्व करो, नहीं आया तो मैं समझाऊंगा क्वेश्चन को। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं ये, आपको लग ही रहे हैं सर कैसा निकलेंगे ये। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, आराम से निकल जाएंगे। बस जो क्वेश्चन बोल रहा है ना उस करते चले जाओ।
ऐसे लगा चलो जैसे मैं अगर मैं एग्जांपल लेता कि मैं अनुराग हूँ, मैं अपनी सैलरी का 14% सेव करता हूँ, मेरी वाइफ उसी उसको सेम सैलरी मिलती है, 22% सेव करती है। ठीक है, दो दोनों का सम करने के बाद 25,000 रुपीज़ हम सेव कर पाते हैं। तो कितनी सैलरी होगी? हाँ, मुझे बिल्कुल पता था कि माननीय रिया आनंद आप ये बताओगे। चलो करो लेकिन। बाकी लोग टाइम लगाओ, करने की कोशिश करो। वेरी गुड, अवश्य। करेक्ट है ना? आया क्लियर? मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि आप हाँ, यश वेलकम। कैसे हो बच्चे? कहाँ थे भाई? खेल रहे थे, क्या कर रहे थे? क्लास हो गया आपकी? हैं? याद रखना, क्वेश्चन के बारे में पूछा गया ऑल टुगेदर। क्वेश्चन जिन बच्चों ने सही जवाब दिया था, सही मेहनत करी उन लोगों ने, सही आंसर निकालने की भी पूरी पूरी कोशिश करी, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने एक चीज़ मिस कर दी। उसमें पूछा गया है कि दोनों मिले कितने पैसे कमाते हैं। एक आदमी की सैलरी जो है ना, सैलरी सेम है। तो एक बात तो, अगर कोई भी चीज़ होगी, मैं थोड़ा सा भी लॉजिक समझूंगा ना, मुझे पता है कि सैलरी सेम है। अगर मैं एक्स कमाता हूँ, मेरी वाइफ भी एक्स कमाती है, सेम है, तो उसका मतलब 2x मेरी दोनों आनी चाहिए। तो 70 का डबल दे रखा है 140, तो मुझे वैसे ही थोड़ा समझ आना चाहिए था ऑप्शन देख के ही कि 70 का 140 क्यों दिया है उसने। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है और दो ही बन ही नहीं रहे हैं, पहली बात तो। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ऑल टुगेदर बोला गया है, तो मेरी सैलरी 70,000 होगी, मेरी वाइफ की सैलरी 70,000 होगी, दोनों मिला के हम वो करेंगे। क्वेश्चन क्या सोल्व करोगे? बहुत सिंपल है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरी सैलरी, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरी सैलरी एक्स है, मैं एक्स सैलरी का 14% सेव करता हूँ। परसेंटेज लगाने के लिए क्या करूँगा मैं? हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरी इतनी सैलरी निकल के जाएगी। मेरी वाइफ की सैलरी कितनी है? उसकी भी सेम सैलरी है, उसका भी 22% वो सेव करती है, तो ये सेविंग हो गई। कितना है ये? 25,000 है, 25,200 है। तो मल्टीप्लाई कर लो, 14x/100 प्लस 22x/100, ये 100 इधर हो जाएगा, तो 4 और 6 36x हो जाएगा। x निकाल लोगे तो घूम फिरा के 70,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी सैलरी सॉरी यार, मेरा अभी तक दिक्कत है। मेरी सैलरी 70,000 है, मेरी वाइफ की सैलरी भी सेम है, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? दोनों की सैलरी 2x होगी, तो इट इज 1.4 लाख। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फिर हम खत्म करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इसको आप सॉल्व कर लेना। मैंने क्वेश्चन वैसे लास्ट टाइम भी दिया था, मुझे याद नहीं रहा कौन सा क्वेश्चन था। किसी के याद हो तो बता दो, मैं उसको देख लूँगा, लेकिन छोड़ो ना, आप अगले साल अगली क्लास में देखेंगे। ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार लो इसका, और इसका जवाब दे देना जब कल क्लास होगी। मैं बाकी यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, तो जो बच्चे यूट्यूब पर देखते हैं तो कमेंट कर दिया करो, या फिर कम लाइक शेयर कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। ठीक है, उसकी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ देखना भी होता है कौन कौन से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है कि चलो ये बच्चा तो क्लास में आया था, तो थोड़ा सा मतलब एक्चुअली आप कनेक्ट हो जाते हो। द पॉइंट इज आप कनेक्ट हो जाते हो किसी बच्चे से। जैसे शिवांगी प्रिया का मुझे नाम याद है, एक दो बच्चे और भी थे, तो मुझे इसलिए याद है कि कई बार मैंने इसको क्लास में देखा है, तो मुझे थोड़ा सा फील हो जाता है। ठीक है, इन फ्यूचर कभी दोबारा उसको मेरी हेल्प पड़ेगी या मुझे उसकी कोई हेल्प चाहिए होगी, तो नाम से याद हो जाएगा, तो ऐसे ही थोड़ा सा रहता है।
चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0.88 0.858585 इज इक्विवेलेंट टू, क्वेश्चन है यार 0.85 कितना होगा, 3/11, 4/11 है, 28/99 है या 85/99 है, कौन करेगा इसको? देखो इसका सिंपल है कि x मान लेते हैं 0.858585 ले लेते हैं, तो मैं अगर 100x कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 85.8585 हो जाएगा, है ना। अगर तो मेरी इक्वेशन 1 ये आ गई, सेकंड इक्वेशन मेरी ये आ गई। सो अगर मैं बोल दूँ 100x माइनस अगर x करता हूँ तो कितनी आएगी, 99x आ जाएगा। उधर क्या हो रहा होगा, 85.8585 माइनस 0.8585 ऐसा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना जाएगा, 85 हो जाएगा, माइनस करोगे तो x इज इक्वल टू 85/99। ये ऑप्शन आप ऐसा निकाल लोगे, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला भी नहीं आता, अगर आपको लग रहा है इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तब भी हो जाएगा। ये बोल रहा क्या है यार, ये 0.85 भी तो है, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि 85/100 होगा। 100 का काफ़ी 85% तो है, 85 का मतलब ये तो बोल रहा है 85% है, ठीक है। अब इसको देखो, ऑप्शन को देखना, मुझे आता नहीं, मुझे नहीं पता सही आंसर क्या है इसका, मुझे इतना पता है गलत ढूंढ रहा हूँ मैं सिर्फ। 3/11 कितना हो रहा है, 11 का हाफ कितना होगा, 5.5। 85% कहाँ से आया, कहीं से कहीं नहीं आएगा, डिवाइड कितना भी करोगे। सो अगर 3/11 क्या होगा, मतलब तो बहुत कम हो गया। 85% कहाँ से आया, कहीं भी नहीं है, कहीं से कहीं तक भी नहीं है। इवन 50% होने के लिए उसको 5.5 होना पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। 4/11 कुछ खास फर्क पड़ा क्या, थोड़ा सा बड़ा। 11 का 5.5 तो हाफ ही है यार, 85% कहाँ से निकाल लूंगा मैं, 4/11 नहीं होगा ये। 28/99 कितना होगा ये, क्या ये हाफ आ रहा है इसका, 99 का हाफ कितना आएगा, 49.5 आएगा, तो ये तो हाफ से भी कम है यार, तो 85% तो तब भी नहीं हुआ, हटा दो इसको भी। क्या ये है क्या, 99 का 85, हाँ अब हो सकता है आपका, बोलो कि हाँ यार 85/99 कुछ आ सकता है। द पॉइंट इज यहाँ से आप सही ऑप्शन चूज कर सकते हो। इसलिए मेरा जो वर्कशॉप है, इस क्लास का पीछे लॉजिक सिर्फ ये नहीं है बिल्कुल भी कि आपको मैं एक ऐसे एग्जाम तैयारी कराना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स मुझे भी नहीं आती है। अगर आप मुझसे बोलेंगे मैथमेटिक्स मुझे कुछ खास नहीं आती है, बस हाँ ये चीज़ होती है कि मैं क्वेश्चन देख के थोड़ा समझ लेता हूँ और थोड़ा लॉजिक से निकाले जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, इसका स्क्रीनशॉट मार लो और अगली क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास शायद नेक्स्ट वीक आपकी नहीं हो पाएगी, नेक्स्ट वीक मैं जा रहा हूँ बाहर गोवा अपनी फैमिली के साथ, तो टाइम मिलेगा तो वहाँ पर मैं 1-2 क्लास मतलब एक क्लास तो मैं ट्राई करूँगा लेने का, मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा आप लोगों से इंटरेक्ट करने की वहाँ पर, लेकिन यही है। बाकी क्लास कैसी लगी, और कुछ माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, क्लास खत्म हो गई अपनी। हाँ जिसने हैंड रेस किया बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप बात कर सकते हैं, अपना अनम्यूट करोगे हो जाएगा। चलो यार जेई एडवांस के लिए आई थिंक 75% है, मैं श्योर नहीं हूँ, विकास सर से बात करके मैं अपडेट कर दूंगा। कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पर पूछ लेना, तो उसमें क्या होता है, देखो मैं कमेंट्स वगैरह मैंने देखता हूँ, मेरी टीम देखती है, तो नॉर्मली क्या होते हैं जो उनको जवाब पता होते हैं दे देते हैं वे, कुछ नहीं होता तो एटलीस्ट हमारे माइंड में रहता है कि अच्छा बच्चे का ये क्वेश्चन पूछा हुआ था तो इसका हमें कुछ देना है, तो उसी का ध्यान, कुछ भी होता है क्वेश्चन डाल दो, कमेंट कर दो, तो हमारी टीम रिप्लाई कर देगी आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक 75% है, बाकी बच्चे हैं तो उनको भी जानकारी होगी, तो 70% आपको चाहिए होंगे फॉर दी, इसको हटाने की बात चल रही है अभी, लेकिन नॉट श्योर, ठीक है। बाकी कल अपने जो कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं कल सुबह क्लास ले लें यार, क्योंकि कल केमिस्ट्री के बच्चों एग्ज़ाम तो है, लेकिन फिर अपना भी तो है, नेक्स्ट वीक में हूँ नहीं, मुझे तो वहाँ पर टेंशन दोगे क्लासेस लेने के चक्कर में। ले लेते हैं ना कल क्लास, मैं डाल देता हूँ।
कुछ और? सर आई हैव ए प्रॉब्लम इन जेई ड्राइंग क्वेश्चंस टू कंपोजिशंस, व्हाट शुड आई टू डू बेटर? यार उसका सिंपल एक तरीका ये है, सिंपल तरीका, एक सेकंड म्यूट कर लो। एक तो मैंने बताया था प्लेलिस्ट है, उनको जाकर देखो, कंपोजिशन कैसे बना सकते हो, टाइम के साथ ही इम्प्रूव कर पाओगे। और बाकी कुछ अगर लगता है तो drawing.arcgenesis@gmail.com, वहाँ पर आप मेल भेज दो, मैं अपनी टीम से बोल देता हूँ, हमारी टीम रिप्लाई कर देती है, जो हमारे जो फैकल्टी है वो देख के उनको देख कर देते हैं आपको, मतलब उनको जो भी लगेगा। इतना फ्रेक्वेंटली नहीं हो पाता है, लेकिन हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट कुछ भी अगर आपको लगता है कि आपने कंपोजिशन बनाई है, कि सब बच्चों के लिए है, अगर आपको है तो आप उनको drawing.arcgenesis@gmail.com वहाँ पर मेल कर दो, और 2-3 दिन में जब भी टाइम मिलता है हम लोग उसमें रिप्लाई कर देते हैं। कल सब्जेक्ट क्लास है अपनी। सर नाटा से अदर स्टेट में काउंसलिंग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, किसने मना किया? कर सकते हो। रिजर्वेशन होता है, मतलब जैसे कुछ स्टेट से 25% रिजर्वेशन आउटसाइडर्स के लिए है, मतलब रिजर्वेशन आपके लिए नहीं है, वो रिजर्वेशन लोकल लोगों के लिए है। तो ये है कि कोई भी 75% सीट जो हैं वो अपने होम स्टेट्स के लिए हैं, 25% जो बची हुई है आप कर सकते हैं। हाँ बताओ यार किसका है, कौन? आप बोल दो, मुझे कोई वो नहीं है, अनम्यूट करोगे तो आवाज़ आ जाएगी मुझे। ठीक है, चलो फिर कंक्लूड करते हैं, तो दोबारा मिलेंगे जल्दी। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू।